नमस्कार। एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के महाविकास आघाड़ी गठबंधन वाली खिचड़ी सरकार में तीनों पार्टियों के नेताओं में ही पड़ी आपसी दरार से उद्धव सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सोनिया सेना पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। बीजेपी और महाविकास आघाड़ी गठबंधन में बगावती संकेत देने वाले नेताओं ने उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी पर ग्रहण लगाने की ठान ली है। सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन उद्धव सरकार अर्नब गोस्वामी को झूठे मुकदमों में फंसाने में व्यस्त हैं। अर्नब गोस्वामी को फंसाने के लिए कई तरह की साजिशें रची जा रही है। पसोटाबाद के ठाकरे तंत्र ने अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एक बार फिर से 1914 पन्नों की चार्जशीट दायर की है। अन्वय नायक सुसाइड केस में अर्नब गोस्वामी को फंसाने के लिए मुंबई पुलिस की तरफ से साजिश रची गई, जिसमें अर्नब गोस्वामी, फिरोज खान, नीतीश शारदा को आरोपी तय करने के लिए उद्धव की रायगढ़ पुलिस ने 65 झूठे गवाह भी कोर्ट के सामने पेश कर दिए हैं, जिनमें से 6 गवाह मजिस्ट्रेट के सामने गवाही देने वाले भी शामिल हैं। एक महीने पहले ही गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भविष्यवाणी की थी कि अर्नब गोस्वामी को फंसाने के लिए अर्नब के खिलाफ हम एक ताजा मोटी मजबूत चार्जशीट कोर्ट में दायर करेंगे, और हुआ भी वही है। इसी के मुताबिक उद्धव की पुलिस ने बंद पड़े केस को दोबारा खोल करके अर्नब गोस्वामी को जेल में डालने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी पर जो संकट के बादल मंडरा रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं रिपब्लिक टीवी के पत्रकार अर्नब गोस्वामी का भी हाथ है, क्योंकि अर्नब की तरफ से उद्धव सरकार के कई बड़े बड़े खुलासे किए गए। 20,000 करोड़ का बिजली घोटाले का खुलासा हुआ, जमीन घोटाले का खुलासा हुआ, और सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर के या फिर पालघर मामले को लेकर के कई बड़े खुलासे हुए, जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे, शिवसेना और उद्धव सरकार का विरोध महाराष्ट्र में बढ़ गया। और कहीं ना कहीं इसी बात का बदला लेने के लिए उद्धव ठाकरे की तरफ से महाराष्ट्र की पुलिस को अर्नब गोस्वामी के पीछे लगा दिया गया है। एक बंद पड़े केस को कहीं ना कहीं रीओपन करके अब रायगढ़ पुलिस ने अर्नब गोस्वामी पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। लेकिन हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फटकार उद्धव सरकार को लगाई गई, उसके मुताबिक ये केस ऐसा बनता ही नहीं, लेकिन हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अर्नब गोस्वामी को बड़ी राहत मिल सकती है। दूसरी तरफ टीआरपी घोटाले को लेकर के रिपब्लिक टीवी के एवीपी घनश्याम सिंह को 25 दिन बाद कोर्ट से बेल मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगने के बाद और सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद घनश्याम सिंह को बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से जमानत मिला है। यानी कि कहा जा सकता है कि एक झूठे टीआरपी स्कैम को लेकर के जो वॉइस प्रेसिडेंट हैं रिपब्लिक टीवी के घनश्याम सिंह, उनको जेल में मुंबई पुलिस की तरफ से डाल दिया गया था। परमबीर सिंह ने कहीं ना कहीं रिपब्लिक टीवी को बदनाम करने के लिए इंडिया टुडे ग्रुप के आज तक न्यूज चैनल का नाम काट करके वहां पर रिपब्लिक टीवी का नाम दर्ज कर दिया। और दूसरी तरफ अर्नब गोस्वामी ने हंसा की रिपोर्ट के मुताबिक जो पूरा खुलासा किया कि उसमें रिपब्लिक टीवी का नाम ही नहीं था। हंसा की रिपोर्ट में उनकी एफआईआर के अंदर जो नाम था वो इंडिया टुडे और आज तक न्यूज चैनल का था, 1-2 अन्य भी चैनल थे। रिपब्लिक टीवी का इससे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी रिपब्लिक टीवी के एवीपी घनश्याम सिंह को 25 दिन तक जेल में रहना पड़ा और आज उनको जमानत मिल चुकी है। कहा जा सकता है कि इसमें भी ठाकरे सरकार को एक तगड़ा झटका लगा है। रिपब्लिक टीवी के एवीपी घनश्याम सिंह को कहीं ना कहीं जमानत मिल चुकी है। इसके अलावा विधानसभा सत्र के दौरान वंदे मातरम नारे पर रोक लगाने के बाद शिवसेना को अब हिंदू शब्द से भी चीड़ हो गई है। हिंदू छात्रों को अब महाराष्ट्र में गैर अल्पसंख्यक नाम से पुकारा जाएगा। जिस तरह से एनसीपी और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर के शिवसेना ने हिंदुत्व के सिद्धांतों को छोड़ दिया था और महाविकास आघाड़ी गठबंधन का निर्माण कर लिया था, उसी टाइम यह तय हो गया था कि सोनिया सेना में शामिल होने के बाद हिंदुत्व के विचार, हिंदू शब्द से उद्धव ठाकरे को कहीं ना कहीं परहेज करना पड़ेगा। और उसी का परिणाम निकला कि अब हिंदू छात्रों को कहीं ना कहीं गैर अल्पसंख्यक नाम से महाराष्ट्र में पुकारा जाएगा। मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध और अन्य धर्मों के छात्रों को अब कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक के रूप में उनकी पहचान होगी और हिंदू छात्रों को कहीं ना कहीं जो गैर अल्पसंख्यक के नाम से पहचान होगी। हिंदू विकल्प को हटाने के लिए 10वीं और 12वीं के फॉर्म में अल्पसंख्यक और गैर अल्पसंख्यक फिलहाल महाराष्ट्र की सरकार दर्ज कर चुकी है। अब
अब 10वीं और 12वीं के जो फॉर्म फिल हो रहे हैं उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसा कुछ भी नहीं है। एक तरफ है अल्पसंख्यक, दूसरी तरफ है गैर अल्पसंख्यक। कहा जा सकता है कि हिंदू शब्द से अब शिवसेना को पूरी तरह से नफरत हो चुकी है। उद्धव ठाकरे अब हिंदू शब्द से चिढ़ने लगे हैं। इसके अलावा धारा 370 को हटाने का जोरदार विरोध करने वाली उर्मिला मातोंडकर को भी शिवसेना में जगह मिल चुकी है। यानी कि आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी ने जिस शिवसेना का निर्माण हिंदुत्व के सिद्धांतों के लिए किया, हिंदुत्व के विचारों पर चलने के लिए किया, राष्ट्रवाद के विचारों पर चलने के लिए किया, वो शिवसेना अब पूरी तरह से उद्धव ठाकरे ने सोनिया सेना में तब्दील कर दी है। अब शिव सैनिक भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के नाराज हैं। उर्मिला मातोंडकर जिसने धारा 370 हटाने का जो विरोध किया था और जोरदार विरोध किया था, उस इंसान को कहीं ना कहीं शिवसेना में जगह मिलना ये साफ साबित कर रहा है कि शिवसेना ने हिंदुत्व और राष्ट्रवाद से नाता तोड़ लिया है। इसके अलावा मुस्लिम बच्चों के लिए अजान बोलने की प्रतियोगिता का आयोजन भी शिवसेना की तरफ से किया जा रहा है। जिस तरह से इस मुद्दे को लेकर के महाराष्ट्र की राजनीति में काफी बवाल भी मचा था और सेकुलरिज्म को लेकर के काफी ज्यादा बवाल महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले दिनों से मच भी रहा है। और अब जिस तरह से हिंदू शब्द को हटाना, वंदे मातरम का नारा विधानसभा सत्र के दौरान नहीं बोलना, इन सब को ध्यान में रखें तो कहा जा सकता है कि शिवसेना प्रमुख अब सोनिया सेना में शामिल होकर के शिवसेना का दी एंड कर चुके हैं। इसके अलावा महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार पर जो संकट के बादल मंडरा रहे हैं उसकी चर्चा करें तो एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने उद्धव सरकार में हड़कंप मचा करके रख दिया है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र की राजनीति में डबल गेम खेलने शुरू कर दिए। महाविकास अघाड़ी गठबंधन का निर्माण होने के बाद पहली बार तीनों पार्टियों ने एमएलसी की 6 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 1, कांग्रेस को 2, एनसीपी को 2 और 1 अन्य के खाते में चली गई। शिवसेना पूरी तरह से 0 बट्टा सन्नाटा रही। और इस परिणाम के बाद में एनसीपी प्रमुख शरद पवार के इंटरव्यू में उन्होंने अपनी बेटी सुप्रिया सुले और अपने भतीजे अजीत पवार को लेकर के जो जवाब दिए, उस जवाब ने कहीं ना कहीं कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना में हड़कंप मचा करके रख दिया। सुप्रिया सुले को लेकर के उनकी तरफ से जवाब दिया गया कि उनको केंद्र की राजनीति में शिफ्ट किया जाएगा, उनको वहां पर मजबूत किया जाएगा। केंद्र की राजनीति में सुप्रिया सुले को मजबूत करने का मतलब है कि एनडीए में शामिल होना। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बीच में इस गठबंधन निर्माण से पहले जो मुलाकात हुई थी उसको लेकर के अब क्यास लगाए जा रहे हैं कि क्या इस गठबंधन निर्माण से पहले ही एनडीए में एनसीपी का शामिल होने वाली रणनीति तैयार हो गई थी। क्या महाविकास अघाड़ी गठबंधन के निर्माण से पहले एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करके एनडीए में शामिल होने की इच्छा जाहिर कर दी थी? इस तरह के सवाल अब महाराष्ट्र की राजनीति में उठने शुरू हो चुके हैं। कांग्रेस को इससे बड़ा झटका लगा क्योंकि एनसीपी अब यूपीए से अलग होने जा रही है और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे को इसका तगड़ा झटका लगा कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार अपनी बेटी सुप्रिया सुले के राजनीतिक भविष्य को सुधारने के लिए वो उद्धव ठाकरे और शिवसेना को तगड़ा झटका दे सकते हैं। अजीत पवार को लेकर के भी उन्होंने कहा कि अजीत पवार महाराष्ट्र में एनसीपी को संभालेंगे। अजीत पवार हुए, धनंजय मुंडे हुए, ये भी कई ऐसे नेता हैं जो एनसीपी के अंदर महाराष्ट्र में एनसीपी को संभालने के लिए काफी हैं। और जब अजीत पवार और सुप्रिया सुले को मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठाने के बारे में सवाल जब एनसीपी प्रमुख शरद पवार से पूछे गए तो वो इस पूरी बात को गोल मटोल कर गए। कहीं ना कहीं ना ही तो वो एनसीपी के अजीत पवार को नाराज करना चाहते, यदि उनके खिलाफ किसी तरह के शब्दों का प्रयोग एनसीपी प्रमुख शरद पवार करते तो अजीत पवार एनसीपी छोड़ सकते थे। और दूसरी तरफ सुप्रिया सुले को लेकर के वो केंद्र में उन्हें शिफ्ट करने के बारे में कह चुके हैं। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार के इस बयान ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन में कांग्रेस और शिवसेना दोनों पार्टियों के अंदर खलबली मचा करके रख दी है। अब उद्धव ठाकरे को डर लगने लगा है कि क्या एनसीपी प्रमुख शरद पवार एनडीए में शामिल होने के लिए शिवसेना का साथ छोड़ देंगे, क्या उनकी सीएम गद्दी, उनकी सत्ता उनके हाथों से निकल जाएगी। दूसरी तरफ कांग्रेस को लेकर के उन्होंने राहुल गांधी को राष्ट्रीय एक तरह से पप्पू है वो घोषित कर दिया। और जिस तरह
तरह से शरद पवार ने कांग्रेस की पोल खोली है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, गांधी परिवार की जो पोल खोली है, उससे यह साफ हो चुका है कि एनसीपी और कांग्रेस के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। राहुल गांधी को राष्ट्रीय पप्पू एनसीपी प्रमुख शरद पवार घोषित कर चुके हैं। सुप्रिया सुले और अजीत पवार को लेकर के जो एनसीपी प्रमुख शरद पवार बोले, वो उससे कहीं ना कहीं कई तरह के संकेत अब महाराष्ट्र की राजनीति में लगाए जाने शुरू हो चुके हैं। फिलहाल उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी को लेकर के क्या एनसीपी प्रमुख शरद पवार महाविकास अघाड़ी गठबंधन को तगड़ा झटका देंगे? क्या वो एनडीए में शामिल होंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी एनसीपी को एक्सेप्ट करेगी? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।